मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द, इसको बाई का दर्द भी कहते हैं। ये यानी एक्यूट यानी हार्द मर्ज हो सकता है या क्रॉनिक यानी मुजमन हो सकता है। जब हाथ बीमारी होगी यानी एक्यूट बीमारी में जोड़ जो है वो सूज जाते हैं, सुर्ख होते हैं और साथ बुखार होता है और जोड़ों में हीट अप हो जाएगा यानी गर्म महसूस होंगे। तो ये जो एक्यूट आर्थराइटिस है इसका इलाज जो है वो एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि जोड़ों की सोजिश को सप्रेस कर देने से दिल, गुर्दे या जिगर की तरफ बीमारी जो है वो मुंतकिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर कैंट ने एक केस लिखा है एब्राटिनम के जेल में कि जिसमें जोड़ों के दर्द को सप्रेस कर देने से हार्ट अटैक की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है और एब्राटिनम इसकी दवा हो सकती है। जो मुज़मन अमराज हैं जोड़ों के, तो उनमें उसकी कई किस्में हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और रूमेटिक पेन्स हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गैंठिया है या गाउट है। तो ये सारी बीमारियां जो है इनको डॉक्टर जो है वो क्लिनिकली या टेस्ट करवा कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है। जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस जो है ये जोड़ों की एक मुज़मन या क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें ये क्रॉनिक सोजिश है दरअसल जोड़ों की, और आमतौर पर इसमें सुबह के वक्त जोड़ जो है वो अकड़ जाते हैं या अकड़े हुए होते हैं। जैसे फिर मरीज थोड़ी हरकत करता है तो वो फिर बेहतर महसूस कर सकता है। जोड़ों के करीब गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और जोड़ बदवजा होने लगते हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये दरअसल बुढ़ापे की वजह से या हड्डियों की वियर टियर की वजह से यानी तोड़ फोड़ की वजह से जो कार्टिलेज ज़ाया होने लगता है, तो उसके नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है। और कार्टिलेज जो है वो ज़ाया हो जाए तो वो रिप्लेस नहीं होता, तो इसलिए इसका फौरन इलाज जो है वो करना चाहिए, वरना बीमारी बढ़ जाए तो फिर ये नाकाबिल इलाज हो जाती है। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये जोड़ों के जो साइनोवियल टिश्यूज हैं ये उनको मुतासिर करती है। समझा ये जाता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन जोड़ों के दर्द की एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। मसलन खुराक से लेकर मोटापे तक इसकी कोई भी वजह हो सकती है। मसलन चोट के बाद रिमेटिज्म हो सकता है। कोई दूसरी बीमारी जो है उसके दब जाने से रिमेटिक पेन्स या जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। तो दर्द को रोकने वाली अद्वियात जो है वो इसका इलाज नहीं है, क्योंकि दर्द जो है वो वक्ती तौर पर रुक जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी जो है वो बढ़ती रहती है और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब दर्द में अफाका देने वाली दवाएं जो हैं वो भी काम नहीं करती। फिर साफ ज़ाहिर है कि इसके बाद एलोपैथी में तो फिर स्टीरॉइड्स का नंबर आ जाता है, लेकिन स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से जिस्मानी मुदाफ़त या इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और वो मज़ीद बीमारियों को दावत देने का बायस बनती है। जोड़ों के दर्द का अल्टरनेटिव मेडिसिन में बेहतरीन इलाज हो सकता है। एक्यूपंक्चर में भी और होम्योपैथी में भी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं, और एक्यूपंक्चर तरीका इलाज तो जोड़ों के दर्द के लिए मशहूर है कि जोड़ों के दर्द के लिए, शाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, मोहरों के प्रॉब्लम्स के लिए, जोड़ों के जितने अमराज हैं उनमें उसका फ़ायदा जो है वो यकीनी है। उसमें थोड़ी सी कबाहत ये तो है कि आपको ज़रा रेगुलरली ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथी अद्वियात जो हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये होम्योपैथी अद्वियात की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें से मरीज़ की जो दवा है वो डॉक्टर ने सिलेक्ट करनी होती है।
اور ان دواؤں کی جو سلیکشن ہے وہ علامات کی بنیاد پر ہوتی ہے، مریض کی علامات کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی علامتیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، ہر بندہ یہی آگے کہے گا میرے جوڑوں میں درد ہے، لیکن علامات کی بنیاد پر جو دوا تجویز کی جائے گی وہی مریض کو افاقہ دے گی، دوسری دوائیں جو ہیں ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا یا ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کی علامات جو ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر دواؤں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر جوڑوں کے گرد ہڈی کی گانٹھیں بننا شروع ہو جائیں اور جوڑ سرخ ہوں اور درد کریں تو مثلا فلورک ایسڈ اس کی دوا ہو سکتی ہے، یہ ہڈیوں کو نرم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سیلیسلک ایسڈ جو ہے وہ گھٹنے کے درد میں یا کوہنی کے درد میں جب سرخی ہو یا بخار ہو، یعنی ایکیوٹ ریمیٹزم میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے آپ اسپرین وغیرہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو ہومیوپیتھی میں بھی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے پوٹینسی کے اندر۔ اسی طرح ایک دوا جو اس میں عام ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے لیکن بہت ہی مفید ہے، خاص طور پر تلووں کے اور ایڑیوں کے درد میں اینٹیمونیم ٹارٹ جو ہے اس کا بڑا اچھا اثر ملتا ہے۔ اسی طرح ایکیوٹ آرتھرائٹس جو ہے اس میں اگر متاثرہ حصے جو ہیں وہ سرخ ہوں، چمکدار ہوں، سوجے ہوئے ہوں اور چھونے سے درد کریں اور ٹھنڈک سے افاقہ ہو رہا ہو تو ایپس میلیفیکا اس کی دوا ہے۔ اسی طرح اگر آرتھرائٹس اور ایکزیما ساتھ ساتھ ہوں یا جلدی بیماری دب جائے اور اس کے بعد آرتھرائٹس کی تکلیف شروع ہو جائے تو اربوٹس اس کی دوا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بال اینڈ جوائنٹس جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، تو ان میں ایک قسم جو ہے وہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کی ہے، جیسے کندھے کا جوڑ ہے یا کولے کا جوڑ ہے، تو اس کی آرتھرائٹس کے لیے جو اسپیسیفک دوائی ہے وہ ایرسٹولوشیا ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ اگر بڑھا ہوا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، گنٹیا کی دردیں ہیں، پیر کے انگوٹھے میں یہ درد شروع ہوتی ہے، پیشاب انتہائی بدبودار ہوتا ہے تو بینزوئک ایسڈ کی طرف سوچنا چاہیے، اور اگر پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب جیسی بو ہے یا گدھے کے پیشاب جیسی یا گھاس کسی جو اسمیل آتی ہے تو اس میں نائٹرک ایسڈ وغیرہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جوڑوں کے درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے وربریس بھی دی جاتی ہے۔ حرکت کرنے سے بڑھنے والی تمام تکلیفوں کی سرتاج دوائی جو ہے وہ برایونیا ہے۔ اگر ہڈی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یا ہڈی جیسی کوئی بڑھوتری ہو تو اس کے لیے کلکریا فلور استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوں، گردن کی یا کندھوں میں درد ہو اور جو اسپائن ہے وہ ویک ہو رہی ہو تو کلکریا فاس اس کی دوا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گدی میں کھچاؤ ہے اور کندھوں میں بوجھ ہے، درد ایک جگہ سے دوسری جگہ وقفوں سے منتقل ہو جاتا ہے اور موسم کی تبدیلی پر بڑھتا ہے تو کاربونیم سلف اس کی دوائی ہو سکتی ہے۔ اگر بھوک زیادہ لگتی ہے، مریض کو تیزابیت کی شکایت ہے، جوڑوں میں اکڑن اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، بستر کی گرمی سے آرام آتا ہے تو یہ کاسٹیکم اس کی دوائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بستر کی گرمی سے اور نہانے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں تو پھر سلفر کی طرف سوچیں گے۔ اسی طرح ہومیوپیتھ یہ جانتے ہیں کہ ضد کی بڑی دوا جو ہے وہ کیمومیلا ہے، تو ضدی اور بڑی ہوئی دردوں کی حساسیت کے لیے جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ کیمومیلا ہے۔ جوڑوں کے درد کی ایک بڑی بدنام زمانہ دوا ہے کیونکہ اس کو حکیم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کروڈ فارم میں ہومیوپیتھی میں تو یہ ہائپوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے اور اگر علامات کے مطابق ہو تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو چوٹ کے بعد جو جوڑ متاثر ہو جاتے ہیں، کھانے کی خوشبو وغیرہ سے متلی محسوس کرتا ہے مریض تو کالچیکم اس کی دوائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چوٹ کے بعد کے جو ریمیٹزم ہے اس میں فارمیکا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور کرونک ریمیٹزم کے کیسوں میں جب تکلیف نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہو اور ٹھنڈے پانی سے افاقہ ہوتا ہو یا ٹھنڈے پانی کے کمپریس سے بھی افاقہ ہو ہے تو لیٹم اس کی دوائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوہنی کے گینٹھیے میں یعنی بعض اسپیسیفک جوڑوں کے لیے اسپیسیفک دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا کونی کے اگر گینٹیا ہے تو اس میں نیٹروفاس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح اگر سوئیوں جیسا درد ہے اور جوڑ جو ہے وہ بد شکل ہو رہے ہیں تو پکرک ایسڈ سوچا جا سکتا ہے۔ گھٹنوں کے گھنٹیا میں جب کہ شام کے وقت تکلیف بڑھ رہی ہو تو پلسٹیلا اس
उसकी दवाई होती है। और शाम के वक्त बढ़ने वाली जो दर्दें हैं जोड़ों की, उसमें रेमनस एक दवाई है। मरतूब मौसम में बढ़ने वाली दर्दों की दवाई जो है रेस्टॉक्स है। कंधों का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें खुसूसन अगर दाएं कंधे में है तो सैंकोनेरिया। इसी तरह दाएं कंधे की दवा की एक और दवा मेरे ज़हन में आ रही है, वो स्टिक्टा है। फ्रैक्चर के बाद की जो दर्दें हैं उनमें सिम्फाइटम काम करती है। बूढ़े लोगों में अगर चक्रों की बहुतात है और साथ जोड़ों का दर्द है तो थायोसिनामिनम इसकी दवा हो सकती है। सुजाकी जहर के दब जाने से अगर जोड़ों का दर्द होता है तो थूजा के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से दवाओं को, होम्योपैथी दवाओं को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक्यूपंक्चर तरीका इलाज में तो चूंकि जोड़ों में मेन जो प्रॉब्लम है वो दर्द की होती है, तो एक्यूपंक्चर के दो एनाल्जेसिक पॉइंट्स हैं यानी पेन किलर पॉइंट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन 4 और लार्ज स्टमक 44। तो इनके इस्तेमाल से दर्दें कंट्रोल हो जाएंगी। सीडेटिव पॉइंट भी हम साथ दे देते हैं, डू 20। बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन 11 और डू 14, स्प्लीन 10 जो है वो ऐड करते हैं। जनरल टोनिफिकेशन के लिए स्टमक 36 और स्प्लीन 6 देते हैं। इसी तरह मसल्स और टेंडन्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है वो गॉल ब्लैडर 34 है, और हड्डियों और कार्टिलेज का जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो यूबी 11 है। इसके साथ जो भी जोड़ मुतासिर है उसके लोकल जो पॉइंट्स हैं यानी जो उसके इर्द गिर्द चैनल गुजर रहे हैं तो उनके पॉइंट्स जो है वो भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। कलर थेरेपी का जिक्र किया जाए तो इसमें चूंकि इसको बरूदत की वजह समझा जाता है जोड़ों के दर्द को, तो रेड ऑयल का मसाज जो है या ऑरेंज वाटर के इंटेक से इसमें फ़ायदा होता है। और इसीलिए जो इंफ्रारेड जो लैंप्स हैं वो आपने देखा होगा कि आर्थराइटिस के मरीजों को आमतौर पर फ़ायदा देते हैं, तो रेड लाइट का एक्सपोजर जो है उससे फ़ायदा हो सकता है। मैग्नेटोथेरेपी में हाई पावर मैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो लोग इस फन को जानते हैं मैग्नेटोथेरेपी के, तो वो जो ईसीजी की लिम्ब लीड्स हैं उनके मुताबिक पावरफुल मैग्नेट्स हाथ या पाँव के नीचे रखने की हिदायत करते हैं। इसी तरह बाइपोलर जो मैग्नेटाइज्ड वाटर है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई चीज़ें हैं जो खुराक में परहेज जिसको हम कहना चाहिए वो करना चाहिए। तो फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो रेड मीट है, आर्टिफिशियल शुगर्स जितनी हैं यानी चीनी वगैरह जो है, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल जो है सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल वगैरह जो है, रिफाइंड ग्रेन्स हैं। बाद लोगों को अंडों से भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जो है, बियर या अल्कोहल का इस्तेमाल और ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो इस बीमारी को बढ़ा देगा। और जो सब्जियां हैं या फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने से फ़ायदा हो सकता है। जैसे फलों में एवोकाडो है या चेरीज़ हैं, ऑलिव्स के लेने से भी फ़ायदा होता है। इसी तरह जो वेजिटेबल जूस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से भी जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। तो इस तरह अभी हमने एक फॉर्म जो है वो दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ilaj@home.com। उस पर ये फॉर्म फिल कर दें तो आप अपने बीमारी के हवाले से हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। शुक्रिया।